सर, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बढ़िया है, मजेदार अच्छी चल रही है, है? मजेदार है। अच्छा, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? किस नेचर में मतलब आप डिस्क्राइब? किस तरह के इंसान हैं, कैसे हैं? एक जैसे आप पब्लिक में जाता है इंसान तो थोड़ा सा उसे कई चीजें मैनेज करके, पर ऐसे मतलब घर में किस तरह के हैं? नॉटी हैं, शरारती हैं? नोटी और शरारती तो मैं बचपन में था। अच्छा। अब तो समाज में जब आ गया हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, तब तो समाज से जुड़े हुए कामों में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। अच्छा। और क्योंकि एक उम्र होती है शरारत करने की, और उसमें वो उम्र तो निकल गई है। पर कभी कभी जब अपने पास्ट को देखते हैं तो शरारत करने का मन करता है। यंग भी रखता है। हाँ, यंग। क्योंकि अगर इंसान ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना है तो शरारत भी करनी चाहिए। बिल्कुल राइट। शरारत मीन्स कि अपने को उस तरीके से ढालना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब उम्र दराज हो गया हूँ। बिल्कुल। और जोश वैसा ही है अभी भी। वाह, नाइस। हमारे विधायक इस तरह के जोशीले होंगे तो नेचुरली जनता भी थोड़ी एक्टिव रहेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में बहुत रहता है। बीजेपी इस वक्त सेंटर में है और हिमाचल में प्रेजेंटली कांग्रेस है, बट पहले बीजेपी थी। तो अक्सर हम भी सुनते थे बार बार, जैसे फ्रेंड सर्कल में भी, कांग्रेस ने क्या किया 60 साल से। तो मैं इतनी फेडअप हो गई थी कि मैंने फेसबुक पे एक आर्टिकल लिख दिया था इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी पे, क्योंकि सरकारें तो सभी काम करती हैं जब आती हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाइड करोगे? देखिए, कोई पिछले 10 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है, तब से एक सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आपका मीडिया है उसमें एक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है जरूरत से ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश की जाती है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया से भी। और एक इस प्रकार का प्रचार तो नहीं कहूंगा, दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। और एक इसको जो है उन्होंने आम आदमी के जहन में ये बिठाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में केवल मात्र भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया है। और इसके भी दो पहलू हैं। देखिए, आपने अटल जी को सुना होगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी जी, बिल्कुल। उनको भी आपने सुना होगा, और भी नेताओं को सुना होगा जी। और अटल जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी लोकसभा के अंदर कि उस समय 50 वर्ष हुए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि 50 वर्षों का जो इतिहास है और विकासात्मक जो कार्य है उनको हम कभी भुला नहीं सकते। क्योंकि छोटी सी बात है, जब परिवार बढ़ता है जी। परिवार पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो परिवार में भी डेवलपमेंट होती है जी, बिल्कुल। उस समय जो हम लोग जिस समय जन्म लिया, उस समय हमारे परिवारों की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी आज के परिवारों के निस्बत। बिल्कुल। और अगर आज हमारे बच्चे ये कहें कि हमारे माँ बाप ने तो 60-62 साल की उम्र में कुछ किया ही नहीं, और जो भी किया है वो हो रहा है, वो हम ही कर रहे हैं जी जी, तो ये तो असंभव सी बात है और एक केवल मात्र दुष्प्रचार का एक अंग है जी, बिल्कुल। क्योंकि आप किसी भी चीज को उठा के उसकी बुराई को जितना ज्यादा प्रचारित करेंगे, लोगों की धारणा वैसी बन जाएगी। बिल्कुल। और जो उस समय के लोगों ने, उस समय के नेताओं ने अच्छे काम किए हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय आपको ज्ञात होना चाहिए, अगर इतिहास की जानकारी लोग रखते हैं और जो ये समझते हैं कि 70 साल में हम कहाँ थे, जिस 800-900 साल गुलामी में रहने के बाद जब देश आजाद हुआ, और इतना वृहद देश है हमारा जिसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, बिल्कुल, और विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं और रीति रिवाज है, उन सब के समावेश को करते हुए उस समय देश को संभालना बहुत मुश्किल काम था। बहुत परिस्थितियां विकराल थी। बिल्कुल।
सुई तक नहीं बनती थी, अनाज के लाले थे, अनाज भी बाहर के देशों से आता था, और सड़कें नहीं थी, परिवहन व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, स्वास्थ्य संस्थान नहीं थे, पानी की स्कीमें नहीं थी। तो अगर ये कहा जाए कि ये केवल मात्र 10 वर्षों में ही हो गया है, तो ये कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, ये कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसा 70 साल में हमने बहुत विकास किया है। इस देश के जो हमारे कर्मचारी हैं, देखो तो कांग्रेस पार्टी तो एक अलग बात है कि उनको एक निशाना बनाकर जो है उनके नेताओं को प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने विकास में अपना सहयोग दिया, जो आज संसार में नहीं भी हैं, कुछ होंगे भी, और जिन लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, तो इसका तो मतलब ये है कि वो सारे के सारे सिस्टम करप्ट है। वो लोग भी करप्ट थे जो चले गए, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। ये ठीक है कि समय के साथ साथ कुछ लोग दाएं से बाएं से कुछ ऐसे लोग राजनीति में प्रवेश करके जिनकी वजह से कुछ प्रदूषित हुआ है वातावरण, लेकिन सभी को अब एक ही नजर से नहीं देख सकते। अगर किसी ने एक गलत कदम उठा दिया, तो ऐसा मतलब थोड़ा ना कि वो गलत आदमी है या उसने अच्छा नहीं किया। महात्मा गांधी जी को जो लोग गालियां देते थे, जो लोग देश के विभाजन के लिए उनको जिम्मेवार ठहरते थे, आज उनके मुंह सिले हुए हैं। आज वो उनके बड़े बड़े चित्र लगा के उनके अपने स्टेजों पे अनशन करते हैं। महात्मा गांधी जी का चित्र लगाया होता है, क्योंकि वो महापुरुष, अगर उनको बोला है तो पूरे विश्व ने उनको महापुरुष माना है। बिल्कुल, पूरे विश्व। तो ये तो हमारे भारत देश ने दिया ना ऐसा सपूत। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, अनाज नहीं था, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग। अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग उस समय, जिन्होंने लंबे अरसे तक इस देश की बागडोर संभाली, और जिस प्रकार से वो एक विलासिता और अमीर व्यक्ति थे, वो चाहते तो शायद वो और कुछ भी कर सकते थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश में जो हमारी विषम परिस्थितियां थी, कितनी योजनाएं दी, पंचवर्षीय योजनाएं दी। उस समय नेहरू जी के समय में एम्स जैसी अस्पताल बनी, NIT बनी, और आपका भाखड़ा बांध बना, बड़े बड़े हमारा भिलाई का स्टील प्लांट बना, जिससे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने शुरू हुई। उस समय भी अनाज पैदा नहीं होता था देश में, बाहर से अनाज लाते थे। तो ये लोग उन चीजों को कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल राइट। और एक ये चीज तो है पब्लिक की, मैं यहाँ सॉरी सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, पब्लिक नेता की ना एक प्रोफेशनल लाइफ होती है लोगों की, एक पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। पर्सनल तो सबकी एक अलग लाइफ होती है, तो नेताओं को भी स्पेस मिलना चाहिए पर्सनल लाइफ में, उन्हें ग्रो करने का, कुछ करने का, क्योंकि विचार बहुत डिफरेंट रहते हैं हर इंसान के। देखिए, जो व्यक्ति अच्छा करता है, और जहाँ हम लोग सामाजिक लोग हैं, जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं तो हमारी अपना जीवन नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अपने परिवार के साथ हम एक तरह से अन्याय करते हैं, अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, दूसरों को सुख देने के लिए उनको हम दुखी रखते हैं, टाइम नहीं दे पाते, वो भी असहाय सा समझते हैं अपने आप को, क्योंकि हम समय नहीं दे पाते। सुबह से रात के 12-1 बजे तक हमारा जो काम करने का तरीका वो व्यस्त रहता है, तो हम चाहकर भी उनके साथ अपना साझा नहीं कर सकते। कभी होता है बैठ गए 2 महीने में एक बार तो कुछ चर्चा हो गई, अन्यथा वो तो इसी बात से नाराज रहते हैं कि हमसे बात करने का भी टाइम नहीं है। तो ये समस्या तो रहती है, लेकिन जब हम सामाजिक जीवन को समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमें सारा जो समाज है वो हमारा अपना परिवार होता है। पॉलिटिक्स ने आपको चुना या आपने पॉलिटिक्स को चुना? मेरे साथ तो बड़ी विचित्र घटना हुई। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे राजनीति अपनी तरफ खींच के लेगी। नेचुरली, मतलब मेरा जो समाज सेवक तो मैं बचपन से ही था। मैं एंटायर डिफरेंट स्टाइल का बच्चा था मैं अपने घर में। अच्छा। और सोशल और करुणा से भरा हुआ था। अच्छा। किसी का दुख मैं बचपन से नहीं देख सकता था। ओके। मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़ते थे, बचपन के सहपाठी, कुछ लोग तो बेचारे चले भी गए, कुछ अभी हैं, जीवित है। तो कुछ जो खासकर जो गरीब छात्र थे मेरे साथ पढ़ते थे, तो जब उनको देखता था मैं,
मेरे पास अगर 2 कॉपियां होती तो मैं एक उनको दे देता था। अच्छा। अगर 2 पेंसिल मेरे पास होती तो एक उनको दे देता, कई बार तो दोनों भी दे देता था। दया से भरे हुए तो थे मतलब। वो मुझे ये लगता था कि मुझे तो सब कुछ मिल जाता है, इनको नहीं मिल पाता है, तो मैं ये कोशिश करता था कि जैसे मर्जी भी हो इनकी मदद करनी है। तो नहीं, एक किस तरह से मतलब आपको कैसे जैसे एमएलए की पोस्ट के लिए आपको खड़ा किया गया, तो किस तरह से वो कनेक्शन किस तरह से बना या क्या हुआ? ये वो भी तो एक भाग्य की बात कह सकता हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा बर्थ तो शिमला में हुआ, अच्छा जी। एजुकेशन मेरी शिमला में हुई। अच्छा। ये जरूर है कि मेरे 4 फादर्स यहीं दबड़ियाना गांव के हाँ जी। रहने वाले हैं। हाँ जी। दादाजी हमारे बहुत पहले शिमला चले गए थे, अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी मेहनत से, पूरे परिवार ने मेहनत के साथ वहाँ अच्छी खासी जमीन जायदाद बनाई, अच्छा जी। 150 बीघों के आसपास। अच्छा। तो उसमें फिर हम खेती बाड़ी करते थे अच्छा। शुरू शुरू में। हम्म। तो धीरे धीरे फिर परिवार में से हमारे ताया जी आईएएस अफसर बने, हाँ जी। और कुछ हमारे परिवार, हमारे भाई लोग डॉक्टर बने, हाँ जी। कोई वकील बने, हम्म। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, हमारे चाचा जी हैं एक, वो एग्रीकल्चर में पहले एडीए लगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए, और इस प्रकार से कुनबा आगे बढ़ता गया। तो मैं जो था कॉलेज में, मैं तो पहलवानी करता था, ओह वाओ। मैं वेट लिफ्टर था, अच्छा। और बॉडी बिल्डिंग, कराटे, हम्म। क्रिकेट वगैरह ये खेलना मेरा शौक था। अच्छा। घर में भी काम करते थे। अच्छा। फिर ऐसा कोई वो नहीं थी सोच कि मैंने राजनीति में जाना है। अच्छा। उस समय तो जवानी में पहलवानी करते थे, तो शौक वही था, सेहत बनानी है, वैसी ही डाइट रखते थे। अच्छा। तो राजनीति की तरफ बहुत कम ध्यान होता था। अच्छा। हमारे पिताजी वहाँ के, जो हमारी पंचायत थी वहाँ पे, रजाना पंचायत, उसके वो वार्ड मेंबर थे। अच्छा। तो उनको देखते रहते थे। वो बचपन में जब चुनाव आते थे तो वो बूथ लगाते थे वहाँ पर। ओके। तो हमारा उनको काम क्या होता था, उनको वहाँ पे खाना ले जाना, चाय ले जाना, क्योंकि उस समय दुकानें नहीं होती थी, तो घर से ही सारा सामान जाता था, अच्छा। परोंठे इत्यादि और चाय वगैरह। तो मतलब कोई राजनीतिक गुरु आपके या कोई? राजनीतिक गुरु तो फिर ऐसा हुआ कि 1986 में, ऐसे तो एनएसवाई में छात्र जीवन से, कॉलेज समय से ही मैं थोड़ा थोड़ा भाग लेता था, एक्टिव थे। घर में कांग्रेस का माहौल था, तो नेचुरली मैं एनएसवाई में गया। फिर उसके बाद युवा युवा कांग्रेस में भी रहा कुछ समय। फिर 1986 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में चला गया। अच्छा। और शिमला शहर का मैं सेवा दल का चेयरमैन बना। ओके। फिर वहां से धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। सेवा दल के कैंप लगाए, ट्रेनिंग कैंप लगाए, और 92 में नगर निगम के चुनाव हुए। अच्छा। शिमला में। अच्छा। तो उस समय फिर हमारे जो ग्रुप था, हमारे यार दोस्त थे जो, हमने एक लड़के को उसमें टिकट के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा। और उसको टिकट मिली और जीता। अच्छा। पार्षद बना। अच्छा। तो जहां मैं रहता था वो क्षेत्र पंचायत में आता था, लेकिन 95 में 97 में जो हमारा बड़ा क्षेत्र था वो भी नगर निगम में मर्ज हो गया। तो एक दोस्त मेरा पार्षद बन गया था, और आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हमारे, हाँ जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये भी हम कॉलेज में सहपाठी थे। अच्छा, शिमला में। अच्छा। तो ये भी पार्षद बन गए थे 92 में। मतलब आपकी एज के हैं? हाँ, मेरे से छोटे हैं। अच्छा। उम्र में। फिर 97 में जब मेरा एरिया मर्ज हो गया कॉर्पोरेशन में, तो फिर मैं भी कॉर्पोरेशन का पार्षद बन गया। फिर वहां से राजनीति जीवन जो है मेरा तेजी से आगे बढ़ता गया। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा से पार्षद बनने का मौका मिला 2002 में। मेरा वार्ड जो है रिजर्व हो गया था एससी के लिए, फिर मुझे नॉमिनेट किया था उस तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने। अच्छा। उनके आशीर्वाद से फिर दोबारा मुझे काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद फिर मेरा वार्ड रिजर्व हो गया महिला के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिला वहां से, फिर ये पार्षद बन गई। अच्छा जी। फिर मैं सेवा दल का प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। अच्छा। कांग्रेस सेवा दल का। तो उसमें मुझे फिर बहुत एक चैलेंज के रूप में पूरे प्रदेश में काम करने का मौका मिला। जगह जगह जाके हमने कैंप्स लगाए, काम किया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया। तो और फिर मैं यहाँ बड़सर में आ गया।
फिर आपको यहाँ से टिकट मिला। हाँ। ये एक स्टोरी है तो behind यहाँ से टिकट मिल गया, हम्म, भाग्य की बात थी, हम्म, और लोगों ने प्यार दिया, समर्थन दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल विधायक बन गया। बिल्कुल। हम भी बहुत फिर एक्साइटेड थे उस टाइम जब आप हाँ, आए, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड तो थी, एक न्यू बहुत लोगों ने समर्थन किया, और उनके सहयोग से और आशीर्वाद से, आप जैसे कॉर्पोरेशन सबकी कॉर्पोरेशन से। हाँ कोऑपरेटिव जी। लोगों की वजह से विधायक बनने का मौका मिला। ओके, ये और आपकी उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर जीत गया। फिर बिल्कुल अभी दोबारा हुए, फिर जीत गया। तो यहाँ के लोगों का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्होंने इतना प्यार और समर्थन मुझे दिया, हम्म, कि लगातार 3 बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला। बिल्कुल। दो टर्म्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, हम्म। तीसरा टर्म चल रहा है। पिछले टर्म में स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, एक डिफरेंट पार्टी के लोगों के साथ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी या सपोर्ट मिला, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखियो, नेचुरली वो जब सत्ता में दूसरी सरकार हो, हम्म, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है काम हम्म, करने में, क्योंकि अ, वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव जो नुमाइंदा होता है, उसकी अहमियत ज्यादा होती है बिल्कुल। कागजों में। जी लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर एक राजनीति दूसरी तरफ को चल पड़ती है। ती है। लेकिन फिर भी चैलेंजिंग तो रहा, हम्म, लेकिन फिर भी मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटा। हम्म, जितना मेरा कार्य क्षेत्र में मेरा अधिकार था, उसके अनुसार मैंने अपनी मांगे रखी सरकार के समक्ष। हम्म, कुछ मांगे मनवा भी ली, हम्म, और बहुत सारी नहीं भी मनवा सके, हम्म, क्योंकि नेचुरली सी बात होती है, जब सत्ता दूसरी हो तो वो विपक्ष के विधायक की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, चाहे कोई भी सरकार हो। जी ये हमारे लोकतंत्र में एक दुर्भाग्य है। फीडबैक एक लोकतंत्र हाँ, की। लोकतंत्र में जो हम कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, माननीय हैं, तो और जब वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी लगता है, थोड़ा सा दुख होता है कि जिस लोकतांत्रिक प्रणाली की हम बात करते हैं, उसमें जो हमारे नेता लोग हैं, वो उसमें खरे नहीं उतरते हैं। मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर, जो चुना हुआ व्यक्ति है, उसका मान सम्मान और उसके माध्यम से जो काम है वो होने चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। जी बिल्कुल। यही एक वजह हेल्दी है, एनवायरनमेंट मतलब होना हेल्दी चाहिए। एनवायरनमेंट होना चाहिए। और यही वजह है कि आज जो हर व्यक्ति छोटी छोटी बात को लेकर राजनीति करता है, तो वो यही उसकी वजह है। और आज भी हम बहुत से कामों में पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल। उसमें फिर ये मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो निरंतर प्रक्रिया है। वोट देना जनता के हाथ में है, और किसी को भी चुनना उनके हाथ में होता है। बिल्कुल। तो आगे जब सरकार के समक्ष हम जाते हैं, लोगों की बात रखते हैं, उनके काम करते हैं, तो वहाँ बहुत सारी अड़चने हमें सामना करना पड़ता है। राइट। खासकर जब विपक्ष के दूसरी दल की सरकार हो, उस समय तो बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा, जितने एमएलए पीछे हुए हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, क्या आपने एमएलए बनने के बाद कभी अपना कंपैरिजन किया उनके साथ? देखिए, मैंने तो कोई कंपैरिजन नहीं किया उनके साथ, लेकिन वो तो जनता कंपैरिजन करती है। अब मेरा थोड़ा सा ये कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स सॉफ्ट स्पोकन हूँ, और आत्मीयता के साथ बात करता हूँ, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये सही कहा पर लोग कुछ लोग अब जो यहाँ पर जो बलदेव शर्मा जी पहले विधायक थे, उससे पहले मंजीत डोगरा जी विधायक थे, तो ये थोड़ा दबंग किस्म के लोग थे। तो दबंगता के अनुसार लोग भी वैसे बन गए थे। उसको थोड़ा सा सिस्टम को मैंने चेंज करने का कोशिश किया कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब हम समाज में विधायक जब कोई बनता है, तो किसी को डराने के लिए थोड़ा ना बनता है। बिल्कुल राइट। हर व्यक्ति का एक ईगो होती है, बिल्कुल। और जो ऑफिसर जो लोग हैं, वो पढ़ लिख के ऑफिसर बनते हैं। बिल्कुल। वो भी हमारी तरह इंसान है। बिल्कुल। अगर हम ठीक है, अगर वो जनता के प्रति वो ठीक से काम नहीं करते हैं, उस समय वो हम उनसे जवाब तलब कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग होता है। जी। कुछ लोग गाली गलौज करके बात करते हैं, तो वो एक सभ्यता फिर कहाँ रह जाती है। जी बिल्कुल राइट। तो मेरा जो मानना है, मतलब काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो जनता को भी ठीक लगे और अधिकारी को भी मजा आए काम करने में। बिल्कुल। अच्छा,
दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंग, और स्कूल की परफॉर्मेंस सुधरी है। नीति आयोग इंडेक्स के अनुसार पहले हिमाचल 4th नंबर पर था एजुकेशन फील्ड में, अब 17वें नंबर पर 17th नंबर पर आ गया है। क्या कमियां रही हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम में, क्या कमियां रह रही हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियां रह रही हैं? जो रैंक इतना गिर गया, बेरोजगारी रैंक में भी हम नंबर 1 पे आ गए हैं, तो क्या कमियां रह रही हैं? देखिए, मैं इस बारे में बड़ी बेबाक बात करना चाहूँगा। जो हमारा जो प्रदेश का जो शिक्षा का जो ढांचा है, उसको कभी भी गंभीरता से ना लेते हुए उसका जो सारा सिस्टम है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और आज उसका स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि उसको सुधारने में बहुत समय लगेगा। और जैसे हमारे निजी स्कूल खुले, मैं ये नहीं कहता कि निजी स्कूल खोलना बुरी बात है, लोकतंत्र है। अगर वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है सबका। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर के जो स्कूल थे, उनको धीरे धीरे जैसे विभाग के अनुसार जो है, मैं तो उन्हीं को उत्तरदायी समझूंगा कि यह पॉलिटिकल सिस्टम जो था हमारा, उसकी वजह से इतनी खामियां पैदा हो गई। विभिन्न प्रकार के, कोई पैरा टीचर आ गए, कोई पता नहीं विद्या उपासक आ गए, कोई आगे, कोई आगे, उस कोई एसएमसी आ गए, कोई बीच में कंप्यूटर टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के थ्रू आ गए, कोई वोकेशनल टीचर आ गए। उससे क्या, वो जो हमारा एक ताना बिना था शिक्षा का, वो सारा नष्ट हो गया। जो एक अब आज बहुत से स्कूल हमारे जो जेबीटी प्राइमरी स्कूल है, वो अध्यापक ही नहीं है। वो आज की समस्या थोड़े है, वो समस्या बड़े समय से चली आ रही, क्योंकि हमने उन स्कूलों को अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करी। अगर हम उन स्कूलों को अपग्रेड करते और वहाँ पे अच्छी इतनी सारी बिल्डिंग्स बना के रखी हैं, और अभी उनमें अगर उनको सुधार करते, वहाँ पे शुरू से उसके बारे में योजना बनाते, और बच्चों को इंग्लिश की मीडियम वहाँ पे देते, उस प्रकार से टीचिंग फैकल्टी को बढ़ाते, तो शायद ये समस्या नहीं होती। लेकिन आज जो फिर कुछ ऐसे कि जरूरत से ज्यादा स्कूल खोल दिए, जरूरत से ज्यादा कॉलेज खोल दिए। जनता तो डिमांड करती है कि हमारे यहाँ कॉलेज खोल दो, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोल दो, यहाँ +2 खोल दो, लेकिन बच्चे वहाँ होते नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। तो कुछ जहाँ पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल, उसमें आपस में कमी देखी गई है, जिस वजह से आज ये पहाड़ जैसा खड़ा हो गया हमारे सामने। तो आजकल अब हम जाते हैं स्कूलों में, तो बहुत सारी कमियां वहाँ गिनाई जाती हैं। हमारे को पीटीआई के टीचर नहीं है, डीपी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्कूलों में कोई चौकीदार नहीं है, यानी सफाई करने वाले नहीं है। तो ये जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक तो भारी भरकम बजट चाहिए, और साथ में इसमें पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम छोटी सी गेम खेलेंगे जिसका नाम है व्हाट एंड व्हाई। आपने बताना है और उसका कारण देना है। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए, मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन तो एक जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। क्यों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज नाम की आपने बुक पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। और उसमें उन्होंने, वो भावुक भी हो गए थे उस भारत एक खोज को किताब जब उन्होंने लिखी, तो ऐसे क्षण आए जब वो बहुत सारा भावुक हो गए थे। और उसमें उन्होंने पूरा मिश्रण किया था कि कैसे मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, क्या लोगों को क्या जरूरत थी, आम लोगों को क्या जरूरत थी, आदिवासियों को क्या जरूरत थी, ट्राइबल के लोगों को क्या जरूरत थी। उसके अनुसार उन्होंने पॉलिसीज बनानी शुरू की और धरातल पर भी उतारी। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इतना नहीं हो सका। बीच में चाइना के साथ युद्ध हो गया, उससे वो बहुत ज्यादा व्यथित हुए थे, क्योंकि चाइना ने धोखा दिया था, तो वो उनको दिल में लगी थी। और उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, फिर वो गुजर गए। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी का तो अपना एक वो था, स्टेटस था। उन्होंने बहुत एक दुर्गा का रूप उनको दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो उनको ऐसे थोड़ा दिया।
बहुत सी क्रांतियां उनके समय में आई, हरित और क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, वर्ल्ड की 10 पावरफुल और वुमेन्स में उनका नाम लिया हाँ, जाता है। उसका लिया जाता है। उसके बाद राजीव गांधी जी जिस समय सत्ता में आए थे जी। छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो आज चरितार्थ हो रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज में एक्ट का संशोधन की बात करी, बिल्कुल है ना। उसके और साथ में सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पर्दापण राजनीति में हुआ, उसके लिए राजीव गांधी को हमेशा याद करना चाहिए। जी बिल्कुल। 18 साल के नौजवानों को हाँ आज, चाहे वो बच्चे जिधर मर्जी जाएं, जिस मर्जी दल में जाएं, लेकिन जहां अधिकार देने की बात थी, आज अगर हमारे देश को युवा देश कहा जाता है तो उसमें राजीव गांधी जी का हाथ है। बिल्कुल। उन्होंने 18 साल के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ते हुए वोट देने का अधिकार दिया जी। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ था जी। फिर कंप्यूटर युग लेके आए, बिल्कुल। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विरोध करते थे, संसद के बाहर नारेबाजी करते थे, है ना। तो लेकिन उन्होंने कंप्यूटर को लाए और आज कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं बच्चे, कोई आगे बढ़ता गया टेक्नोलॉजी का जमाना। डिजिटल इंडिया का जो आज नारा दे रहे हैं वो राजीव गांधी की देन, जिसको ये लोग बोलना नहीं चाहते। चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन में हमारा देश आगे बढ़ा, चाहे किसी भी उसमें से स्पीड से आगे बढ़ा। आधार कार्ड जैसा जो एक यूनिक कार्ड का जो सिस्टम चला वो कांग्रेस के कार्यकालों में शुरू हुआ, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोध किया। एफडीआई जो है वो कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसका बीजेपी ने बड़ा भारी विरोध किया था, इनके नेताओं ने संसद नहीं चलने दी थी। आज बोलते हैं कि आज हर जगह एफडीआई की बात करते हैं। तो ये दो तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए जो राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हैं और नरसिम्हा राव जी रहे हैं, उन्होंने जो कर दिया है वो ये लोग भूलकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया को इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, मीडिया को कैप्चर करके रखा हुआ है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करके रखा हुआ है। उसके माध्यम से ये लोगों के अंदर एक डर, भय का वातावरण पैदा करके राजनीति कर रहे हैं। आपकी फेवरेट गेम? देखिए मेरी फेवरेट गेम बचपन से सुनाता हूँ आपको। पहले हम पिट्ठू खेलते थे। हाँ, पिट्ठू बड़ा मजेदार गेम होता था, उसमें वो रखते थे लाइन में और मारते थे। उस वक्त तो वो ये जराबे होती थी ना पुरानी, उसका बनाते थे, उनका गेंद बनाते थे, कपड़े पुराने डाल के, पुराने कपड़े डाल के। बिल्कुल। कई बार शरारत करने के बीच में उसमें हम वो पत्थर भी डाल देते थे लगे जोर की जोर से लगे, तो वो खेलते थे। तो उस समय तो इतने साधन नहीं होते थे, खेल बहुत दूर दूर की बात थी कि क्रिकेट जैसा खेल या हॉकी जैसा खेल, ग्राउंड नहीं होते थे शिमला में। पिट्ठू बड़ा मजेदार तो खेल पिट्ठू खेलते थे। जी। और एक छुपन छुपाई का खेल होता था, बिल्कुल एक वो खेल होता था, एक कबड्डी का खेल होता था, कुश्तियों का खेल होता था। आज भी है कबड्डी का। हाँ कबड्डी, उस समय कबड्डी मेलों में खेलते थे, है ना। तो अब तो जब ये नेशनल लेवल का गेम, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का खेल बन गया कबड्डी। और फिर मेरा जो फिर जब कॉलेज में मैं गया तो वहाँ पर स्पोर्ट्स रूम में चला गया। एक दोस्त है मेरे, वो ले गए साथ में, तो वहाँ वेट लिफ्टिंग लगे करने, फिर मैंने भी शुरू कर दी। तो वेट लिफ्टिंग फिर मेरा पसंदीदा खेल बन गया, और वो बॉडी बिल्डिंग, सेहत बनाने का शौक पैदा हो गया, तो वो करता था। फिर उसके बाद कराटे भी किए मैंने, ब्राउन बेल्ट। उसके बाद इतनी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी फाइनेंशियली कि बहुत जरूरत से ज्यादा होकर से घर वालों को पता नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं। खेलते भी हैं तो क्योंकि घर में काम बहुत होता था खेती बाड़ी का, तो वो इसको बेकार का काम समझते थे। उस तरह लोगों की उस समय सोच खेल ऐसा नहीं था, सोच ऐसी थी। आज तो खेलों के लिए माँ बाप खुद अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि इस खेल में जाओ, इस खेल में जाओ। आज मैं देखता रहता हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास, तो अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनको एक्सपोजर मिला। तो आज हमारे देश में आप चाहे ओलंपियाड में देख लीजिए या कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लीजिए, अब वो ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत रहे हैं। इस बार तो लड़कियों ने कबड्डी जीता, गोल्ड मेडल में देखिए अभी चैंपियन बन के आई है। बिल्कुल। तो एक और गेम है जिसमें जीती, वो मुझे नाम नहीं आ रहा, एक और गेम में जीती हैं, 2 गेम जीत के आई हैं हिमाचल की लड़कियां। हिमाचल की लड़कियां तो हमारी बहुत पहले से ही हर गेम में वो उसमें एथलेटिक्स तो पहले से ही थी। सुमन रावत जैसी थी जिन्होंने
पदक जीते, बिल्कुल देश का नाम ऊंचा किया, प्रदेश का नाम ऊंचा किया। जी बिल्कुल। तो अब नई नई लड़कियां आ रही हैं कि इसमें क्रिकेट में निकल रही हैं, फिर कबड्डी में निकल रही हैं, तो वेट लिफ्टिंग में निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल ही पिछले कल आई हुई थी नेशनल में, गोल्ड मेडल जीत के। यहाँ हमारी पड़ोस से ये तोखानी सी लड़की सुरेश जी की बेटी है, तो उनको कल हमने सम्मानित किया। अच्छा, तो अब हर क्षेत्र में लड़कियां आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये बहुत एक सुख का संदेश भी और अच्छा लगता है बिल्कुल कि हमारी बेटियां जो हैं वो देश का नाम तो ऊंचा कर ही रही हैं, अपने मोहल्ले का भी नाम ऊंचा कर रही हैं। आपका पसंदीदा फूड क्या है, डिश क्या है? देखो, खाने का तो शौकीन मैं बहुत था। अब तो जब से विधायक बना हूं तब से खाने को इतना मिलता है तो अब पहले तो जब मैं 2012 में विधायक बना था तो मैं 15-16 बार खाना खा जाता था दिन में। ओह गॉड। जिसने भी बोला खाना खा लो वही खा लेता था। अच्छा, फिर भी पसंदीदा फिर कौन थोड़ा सा? पसंदीदा मेरे एक तो ये धुली दाल जो अच्छा होती है ना, एक वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, और एक सेपू बड़ी, सेपू बड़ी, और एक कांगड़े का मदरा, मदरा पसंद है। तेलियमा, अच्छा, और ये जो मीठे चावल, अच्छा ये मेरा अच्छा पसंदीदा भोजन है। हाँ। आपका फ्रूट खाना अच्छा लगता है, अच्छा और उसको मैं पहले बहुत खाता था फ्रूट, फिर काजू बादाम वगैरह तो बहुत मिलते हैं तो खाने को भी दिल नहीं करता। जब नहीं मिलती चीज तो वो बहुत हाँ, अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, आपका बीजेपी में पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है? बीजेपी में जो मेरे पसंदीदा जो पॉलिटिशियन है वो पहले अटल बिहारी भाई जी तो है रहे नहीं बेचारे, हाँ जी, उनको मैं पसंद करता था। और दूसरे शांता कुमार जी, शांता कुमार जी, जो सिद्धांतवादी और स्पष्ट बात करते हैं। शांता कुमार जी, शांता यस। कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग शांता कुमार जी को हाँ, पसंद करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग। हाँ, वो एक अपने सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं जो बिल्कुल। कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, ना उन्होंने किया कभी। आपका पसंदीदा मूवी कौन सी है? पसंदीदा मूवी मेरी रही थी शोले। शोले। किस लिए? देखो, वैसे तो शोले, धर्मवीर, और खासकर धर्मेंद्र की मतलब जो धर्मेंद्र जी पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद थे वो। अब तो बेचारे बुजुर्ग हो गए, हाँ जी, लेकिन उनकी रद्दी से रद्दी फिल्म भी मैं 5-5 बार देखता था। फैन थे उनके, मतलब फैन था मैं उनका। अच्छा। और तो इसलिए शोले एक अलग तरह की मूवी थी, दोस्ती के ऊपर आधारित फिल्म थी। बहुत ही अच्छे किरदार थे उसमें, जो उसमें रोल जो उन्होंने किए थे वो बहुत शानदार और जानदार रोल थे। अमजद खान ने गब्बर सिंह का रोल हाँ जी, किया, बहुत अच्छे रोल किया बहुत हिट हुआ था रोल उनका। जी। फिर संजीव कुमार जी थे, उनका वो ठाकुर साहब वाला रोल बहुत अच्छा था। फिर सांबा थे एक, उसमें उनका रोल था। फिर असरानी जी का रोल बड़ा अच्छा था उसमें, हाँ, है ना। बहुत फनी तो रोल मतलब था हर उनका। व्यक्ति, हेमा मालिनी जी का बहुत अच्छा था, जया बहादुरी जी का बहुत टचिंग रोल था, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग उसमें की थी। धर्मेंद्र की तो खैर बात ही लगती, उनको तो मैं बहुत पसंद करता था। बहुत स्मार्ट हैंडसम है हाँ, वो। तो उनको बचपन से ही जब से बहुत फिल्में देखता था मैं उनकी, अच्छा भाग भाग कर। अच्छा जब भी धर्मेंद्र की फिल्म आती थी मैं अकेले ही भाग जाता था उनको देखने अच्छा कि उनकी फिल्म आई है। अच्छा। आपके फेवरेट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु कौन है, जिनको आप सुनना या पढ़ना पसंद करते हो? देखिए, ऐसा तो कोई कोई खास नहीं है, किसी को मैंने गुरु बनाया, लेकिन जो भी महापुरुष हुए उनको पढ़ना और सुनना मुझे अच्छा लगता है। जो उनमें जो सच्चाई वाली बात जो करते हैं, कोई ढोंग ना हो और दिखावा ना हो, तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनको मैं पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ, और उनके अनुसार अनुसरण करने की कोशिश भी करता हूँ। वैसे तो नहीं बन सकते जी। अब विवेकानंद जी थे, उनको मैं काफी लाइक करता हूँ। अच्छा। और एक स्वामी परमहंस जी थे, हाँ जी, उनको बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, विवेकानंद जी के गुरु। हाँ, स्वामी परमहंस। और साथ में जो और भी जो हाँ, बहुत सारे आध्यात्मिक जो लोग हैं
जो सही मायने में आध्यात्मिक है, दिखावे में नहीं, हाँ जी, उनको मैं पसंद करता हूँ। और वैसे तो मैं वैसे धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम तो है ही हिंदू है जी, बिल्कुल। और जो हिंदू धर्म में जो एक आस्था है वो मेरी अटूट है। और साथ में हिंदू धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आखिरकार है तो हम सब इंसान हैं। और जो हमारा संविधान है उसमें सभी धर्मों के लिए जगह दी गई है। बिल्कुल सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा देश। जी बिल्कुल। तो कोई भी धर्म है वो कभी ये नहीं हिंसा की तरफ कभी नहीं बोलता है। वो हमेशा अहिंसा की तरफ उन्होंने बात करी है और सद्भावना की बात हमेशा करी है। तो उसको दूसरे धर्म से भी हम क्यों बोले कि लोग गंदे हैं। वैसे ये अलग बात है कि मैं अगर धर्म के नाम पर अपने आप को झूठ से ज्यादा कट्टरता के साथ वो करूं कि नहीं मेरा ही धर्म अच्छा है, तो ऐसा तो ये नहीं तो गलत बात है। संसार में अगर हमने जीना है, संसार में रहना है, सबको अपनी अपनी मान्यता है अपने धर्म को मानने। बिल्कुल। तो किसी को टीज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट। अच्छा, आप पार्टी में कोई नेता आपको पसंद हो, अच्छे लगते हो? आप पार्टी में? हाँ जी। आप पार्टी में केजरीवाल जी हैं और दूसरे वो संजय सिंह थे जिनको आज बेचारों को जेल में डाल दिया। वो बोलने वाले थे और सटीक बात करते थे, तो इसलिए वो आज सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि सच बोलने वाले को हमेशा जो है पीछे धकेला जाता है। केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इतने बड़े देश में 2 बार दिल्ली जैसी जगह पे फतेह लहरा के वो मुख्यमंत्री बने। मतलब देश के सेंटर में, हाँ, जहां बीजेपी गवर्नमेंट है बहुत वहां जीते वो। लड़ाई एक बात तो है कि वो योद्धा है। और जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया होगा मेरे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उनकी स्पीचेस सुनता रहता हूँ तो अच्छा लगता है कि उन्होंने एक लीग से हटकर काम किया। दिल्ली जैसी जगह में 10 साल तक राज करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कैलिबर होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है हिमाचल में बीजेपी या कांग्रेस 2 पार्टी होनी चाहिए या तीसरी पार्टी भी कोई होनी चाहिए? देखिए, हमारे संविधान में अधिकार है सबको पार्टियां बनाने का, दल बनाने का। बिल्कुल। वैसे तो मैं अगर सही मायने में रखूं तो अगर हमारे देश में 2 पार्टी सिस्टम हो जाए तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया इसलिए कि एक तो बिकरिंग नहीं होगी और देश का जो विकास है वो और तेजी से होगा, क्योंकि हर जगह हर प्रदेश में अपने अपने सोच के लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूँ वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इतने बड़े देश में विभिन्न प्रकार की दल होना कोई अच्छी बात नहीं है और 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, आलोचना, क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग, आलोचना जो होती है वो जरूरी है? बिल्कुल, आलोचना तो होने। देखो, कबीर जी का एक दोहा है ना कि निंदक रखिए अपने पास। तो निंदक तो थोड़े समय के लिए तो बुरा लगता है, जब कोई आपकी निंदा करता है या हमारी निंदा करता है तो थोड़ी देर तो गुस्सा आता है उसके ऊपर कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो उसका धर्म है और उसकी निंदा करने से हमें कुछ सीखने को मिलता है। ग्रोथ करते हैं हम अपनी। ग्रोथ करते हैं कि कहाँ हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई है और निंदक होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, सॉरी मैं पहले बोल देती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे दिल से है बहुत ज्यादा। मैं जब से मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है पॉलिटिकल चीजों को, राजनीति को मैं समझने लगी हूँ, जैसे 9th-10th में बच्चा होने लगता है। जब मैं 9th-10th में थी तो बलदेव जी हमारे एमएलए थे। मैं अपनी बड़सर विधानसभा क्षेत्र का एग्जाम्पल लूंगी। तो एमएलए आजकल शादियां, फंक्शंस के स्विच बटन बन गए हैं। मतलब पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ओके, लोगों से मिलना, एंजॉय करना जरूरी है, पर उसी टाइम में एक एमएलए स्कूल विजिट कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, बच्चों के साथ चर्चाएं कर सकते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको बुला के चर्चाएं कर सकते हैं, स्कूल की कमियां जान सकते हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, उनके ऊपर जो रिपोर्ट बन रही है क्या वो फेक बन रही है
या फॉर्मेलिटीज ही पूरी हो रही है या रियल बन रही हैं, ये स्कूल जाके भी वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये होनी चाहिए ये चीजें? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत स्टीक और गंभीर सवाल है। अभी जैसा कि ट्रेंड है, लोग विधायक को अपने घर बुलाते हैं, शादी हो, कोई और खुशी का समय हो, गमी में तो कौन बुलाएगा, गमी में तो खुद ही जाना पड़ता है, खुद से जाना पड़ता है जी। लेकिन अब ये भी एक राजनीति में ट्रेंड बन गया है जी, कि किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ विधायक को आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। वैसे ही शादी विवाह में अब लोग अपने घर में बुलाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम वहाँ पहुंचे। है बहुत हेक्टिक है, अगर हम नहीं जा पाते हैं तो लोग उस चीज को नाराजगी में ले लेते हैं कि हमने बुलाया, घर में जाके निमंत्रण दिया था लेकिन आए नहीं। लेकिन अब जब शादियों का सीजन आता है तो एक दिन में 15-15, 16-16, 20-20 शादियां के निमंत्रण होते हैं। अब एक दिन में एक व्यक्ति को 20 जगह जाने में बहुत हेक्टिक होता है। हम कोशिश तो करते हैं कि हम पहुंच जाएं। रही बात आपकी स्कूल के बच्चों से चर्चा करना, कॉलेज के बच्चों से चर्चा करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना, हॉस्पिटल में जाना, वो तो हम जाते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर इन चीजों से पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। आपकी सही बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो प्रेजेंस से जो है अपने व्यक्तिगत तौर पर जाने से हुए ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि हम महीने में एक बार अधिकारियों से बैठक करते हैं या हॉस्पिटल चले जाते हैं 2-3 महीने में, तो उससे वो जो समस्या जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाती है, ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। और कुछ समय के साथ साथ जैसे अभी कर्मचारियों का बहुत टूटा है हर डिपार्टमेंट में, चाहे बिजली विभाग है हमारा, इसका रेवेन्यू का है, या वाटर सप्लाई का है, चाहे रेवेन्यू का है, चाहे कोई भी हमारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जब तक प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा तब तक वो कर्मचारी और अधिकारी अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो उसमें बहुत सी समस्याएं रहती है। कई बार तो हमें भी लगता है, जब शिकायत करते हैं लोग, जी इतना टाइम हो गया हमारी निशानदेही नहीं हो रही, हमारी तकसीम नहीं हो रही, या हमारे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो जब हम उस तरफ तह में जाने की कोशिश करते हैं या अधिकारी को बोलते हैं तो अधिकारी भी कोई तो स्पष्ट बोल देते हैं, कोई दाएं बाएं के नहीं कर देंगे जी, अगले महीने कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। लेकिन जब हम व्यवहारिकता में जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ स्टाफ की बहुत कमी होती है। तो अभी ये सारा जो सिस्टम है इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ताकि लोगों को, तो लोग क्या है कि पहले इतने ज्यादा काम नहीं होते थे, अब दिन प्रतिदिन जो लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं और जैसे जैसे परिवार अलग होते जा रहे हैं ज्वाइंट परिवार से, तो काम भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से कुछ समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जैसा आपने कहा कि कार्यालयों में जाना, स्कूलों में जाना, ये जैसे आजकल अब स्कूलों के एनुअल फंक्शन है, वहाँ जाने का मौका मिलता है, लेकिन वहां पर भी बच्चों के वर्ष भर के जो कार्यक्रम होते हैं उनको तो अपने कार्यक्रम से मतलब होता है ना, तो उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट जो बनाई होती है, तो वहाँ इतना समय नहीं मिल पाता कि हम आंतरिक चर्चाएं कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ा जितना समय मिलता है उतनी चर्चा कर लेते हैं। इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आपकी एक एमएलए हैं आतिशी जी, वो इस तरह से कार्य कर रही हैं, स्कूलों में जाती हैं। कौन? आतिशी जी, आपकी एक एमएलए है दिल्ली में। हाँ। आतिशी जी, आजकल यंगस्टर्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो स्कूलों में जाती हैं, टीचर्स को चेक करती हैं कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि पढ़ाने में वेल हैं या नहीं है, जो नीति हमने लगाई है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह का ग्राउंड लेवल, मैं ही नहीं, मैंने फ्रेंड्स सर्कल में चर्चा की इस चीज को लेकर, तो सभी चाहते हैं कि हमारे जो एमएलए हैं वो हिमाचल के एमएलए इस तरह से कार्य करें ग्राउंड लेवल पे आके, क्योंकि किसी पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो नेचुरली वो पेड़ फल भी अच्छा देगा और टेकेगा ज्यादा। तो देश की जड़ बच्चे हैं, बच्चे अच्छी तरह से सिखाए जाएंगे चीजों को, जैसे सिविक्स के टॉपिक है, प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाएगा, पार्लियामेंट क्लास में बनाई जाएगी, तो वो ज्यादा सीखेंगे और पकड़ सकेंगे चीजों को। तो आपकी बात ठीक है। हाँ जी। देखिए, अब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का बजट में बहुत, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़ी समस्या होती है स्टाफ की जी। अब हम जाते तो हैं
स्कूल्स में, जी और कई मर्तबा जा रहा हूँ मैं, बीच में भी जाता रहता हूँ, तो एक ही बात सामने आती है कि जी यहाँ टीचर नहीं है, हमें टीचर चाहिए। एसएमसी हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं, उनके अध्यक्ष भी आते हैं, फिर मैं भी कई बार जाता हूँ। तो अब क्या कि बार बार जाने से क्या होगा कि फिर उनको अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। कुछ ऐसी चीजें जो हम दे नहीं पाते, और बार बार जाएंगे फिर लोगों के मन में क्या आ जाता है, एक ये आ तो जाते हैं, बोल भी जाते हैं, होता कुछ नहीं है, ना करते हैं। कुछ चीजों में तो पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन है, चलो पेरेंट्स भी स्कूल मीटिंग्स में जाएं, कमियां बताएं, क्योंकि मैंने देखा, मैं बरसे स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे 10th तक की पढ़ाई वहां हुई है, तो मैंने देखती थी, मैं बचपन में थी, ऑफ कोर्स बच्चा बहुत एक्टिव होता है, तो मैं देखती थी लैब में चीजें रखी हुई हैं, पर सिखा कोई नहीं रहा, लॉक लगा वहां पे, सिखाने वाले नहीं होगा तो कौन सिखाएगा। और हम खुद से टेस्ट ट्यूब लेके अपनी मर्जी से प्रैक्टिकल करते रहते थे और टूटती रहती थी, पर वो चीजें इसलिए गवर्नमेंट ने भेजी थी कि हमें सिखाई जाए, गवर्नमेंट ने तो भेजा था बट टीचर्स ने यूज नहीं किया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारा जो पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे। शिक्षा का जो ढांचा है हमारा जी, जहाँ जिस स्कूल में, तो ऐसा नहीं है, कई हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं जी, टीचर भी कुछ बहुत अच्छे टीचर भी बहुत अच्छे हैं जी, खासकर सरकारी स्कूल में सारे ट्रेन टीचर होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, सबको हम एक ही लाठी से भी नहीं हाँक सकते। कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं, उनका काम ही वही है, चाहे वो स्कूल में रहे चाहे उसमें चले रहे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखे जाए कमोबेश, तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर टीचिंग जो फैकल्टी है, हालांकि अभी तो उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, एक तो ये मिड डे मील योजना वाला काम है, तो वो काम भी उनको देखना पड़ता है, उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ता है, सामान लेने जाना पड़ता है, तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। उसके लिए चाहे हमें रिक्रूटमेंट करें, चाहे मल्टीटास्क वर्कर रखें, वो रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारे जो टीचर जो हैं वो टीचिंग का काम कर सके। अब एक टीचर को आप बोल देंगे जी अब आप सामान भी लाओ, गैस भी लाओ, और ये खाना बनाना भी अति आवश्यक है, इसको ये करो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं। तो कुछ तो ऐसी जबरदस्ती का काम है जो नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसमें है वो आपकी ठीक बात है। अभी जैसे समय मिलेगा उसके अनुसार हम उसको, आपके विचार को हम अपने में रखेंगे, आपसे भी हमें सीखने को मिल रहा है कुछ, और आप ठीक बात बोल रही हैं, उसको हम करने की कोशिश मेरी और अपनी हिमाचल गवर्नमेंट से एक मेरी और अनुरोध है। मैं जब बचपन में थी, या शायद बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बीएड करी और खुद चीजें स्टडी की, जो हमारी सोशल के टीचर होते हैं या किसी और सब्जेक्ट के, केवल वो लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाते रहते हैं। बच्चा खड़ा किया, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है या संस्कृत है, बाकी सब्जेक्ट तो लैंग्वेज नहीं होते, बाकी के लिए तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो वो लैंग्वेज में लगे रहते हैं और उनको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई उन्हें बता नहीं रहा आप क्या कर रहे हो। बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है, बच्चा तो सीखने आया होता है। तो वो एक बहुत बड़ी कमी है हमारी, जो हिमाचल में जिस तरह से हमने एजुकेशन ली, और आगे हमारे घर के बच्चे, मैं वहां भी चेक करती हूँ कि ये चीज सुधरी है या नहीं, सुधर रही है, पर 1% भी नहीं है वो पूरी अभी। तो वहां भी एक अनुरोध है कि जो सब्जेक्ट का टीचर है वो उस सब्जेक्ट को वैसे ही पढ़ाए, लैंग्वेज क्लास में ना लेके आए। ये भी मेरा एक आपसे अनुरोध है कि इस चीज को नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अब जैसे कई जगह वही बात आ गई ना कि जहाँ पे अगर एलटी को आप बोलेंगे या आप सोशल साइंस पढ़ाओ जी, तो नेचुरली वो फर्क तो रहेगा। सोशल साइंस के टीचर भी ऐसा ही करते थे, वो खड़े होके हमें बोल देते थे, फिर बिठा देते थे, कभी नहीं समझाते थे कि मैप पे यूरोप ये है या ये है या अर्थ ऐसे घूम रही है। अब वो तो फिर उनकी स्किल्स में फर्क होगा ना, वो सरकार चेक करेगी ना, तभी वो है। वो तो जैसे प्रिंसिपल्स हैं या जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो आप बता रहे थे, औचक निरीक्षण करें जी, जिसका किसी को पहले से पता ना हो जी, कि आज डायरेक्टर ने आना है, या तो पहले ही पता होता है जी, कि आज डायरेक्टर ने आना है या किसी अधिकारी ने आना है या एमएलए ने आना है, और स्कूल में टीचर तैयार करते हैं आपने ऐसे ऐसे आंसर देना है। अच्छा, फिर होता क्या है, जैसे हम किसी स्कूल में चले जाते हैं निरीक्षण करने, हम बच्चों को पूछेंगे, बच्चों आपको टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा बोल दे कि नहीं जी ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है या हमें समझ नहीं आता, ना ही उनके पेरेंट्स का भी बताएंगे। क्यों? वो इस चीज से डरते हैं कि हमने अगर शिकायत कर दी तो कल को ऐसे ना हमारे बच्चे को फेल कर दे। इस तरह से भी, क्योंकि पहले तो डर
डर ही पैदा हो जाए, डर जो है उसको निकालने की जरूरत है। जरूरत है, सही, बिल्कुल अच्छा, फिर सही जो टारगेट बनता है, हम्म, मैंने कई जगह देखा है स्कूलों में, हम्म, उनमें बहुत सारी पॉलिटिक्स है, जी स्कूल्स में भी, है सर, बिल्कुल और उस पॉलिटिक्स की वजह से जो है ये सब कुछ होता है। जी, कुछ लोग अननेसेसरली बिना मतलब के आउट ऑफ सब्जेक्ट जो है बच्चों से काम कराना शुरू कर कर देते हैं, देते हैं, जबकि उनका ये काम थोड़े है। बिल्कुल आजकल तो स्कूलों में आरएसएस के प्रचारक बने हुए हैं, बिल्कुल, वो आरएसएस की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़े है। बिल्कुल उसके लिए आपका अलग से संगठन है, संगठन अपना काम करे, वहां पे आप ट्रेनिंग करें, कुछ करें, उससे कोई सुनने। और स्कूल में आके आप आरएसएस पे लेक्चर देना शुरू कर दो, जो आपका पार्ट ही नहीं है, जो आपकी उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही नहीं है, वो आप बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर देंगे, तो नेचुरली बच्चे तो जैसे आपने कहा वो तो चले एक्टिव होते हैं हम अपने माइंड से, वो तो उन चीजों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, जो उनका मूल रूप जो सब्जेक्ट है वो छूट जाएगा। तो इस तरह के काम स्कूल्स में नहीं होना चाहिए, उसके अलग से संगठन है। जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई कराना शुरू कर दूं स्कूल में, क्या औचित्य है? बिल्कुल, आप जो जिस सब्जेक्ट के आप मास्टर हैं, आप बच्चे को वो पढ़ाएं, क्योंकि आगे तो उसको वही काम आना है। ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, फिर हर टीचर जो है वो बदलियों को लेके उलझा हुआ है। हाँ, 2 साल के बाद लग पड़ते हैं वो करने की, अब हमें यहाँ भेज दो, हमें वहां भेज दो, हमें वहां भेज दो। उस वजह से भी एक सेट फॉर्मूला होना चाहिए कि 3 साल से पहले किसी टीचर की बदली नहीं होनी चाहिए, और लोकल से उसको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे तो सारे क्या है कि वो घर के साथ जुड़ गए हुए हैं, टीचर घर से बाहर ही नहीं जाना चाहते। वो भी एक हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। ग्रीड, उसके पीछे ग्रीड होती है कि ग्रीड पैसा होती बचा है, रहे, पैसा बचा रहे हैं, या फिर घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये इस तरह से, क्योंकि अब पहले देखो हमारे, हम जब छोटे थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे कहाँ कहाँ पढ़ाने जाते थे, बिल्कुल कोई इतना ज्यादा वो नहीं रखता था कि मेरी बदली हो, वो अपने ड्यूटी से मतलब रखते थे, ड्यूटी करते थे, और एक्सीलेंट डर होता था टीचर्स का। आज के समय में बहुत सी कमियां आ गई हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मैं देखता हूँ जाके प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हमारे जब एनुअल फंक्शन में अपनी प्रस्तुति देते हैं तो लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ अच्छा किया है। मैक्सिमम बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, हम उन्हें डर से या किसी चीज से दबा देते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन अच्छा, अभी काफी हम सोशल मीडिया का हम जहाँ थोड़ा अत्यधिकता की बात भी करते हैं, लेकिन इसमें से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, तो अच्छा टैलेंटेड बच्चे हैं। बिल्कुल। एक एमएलए, मंत्री या एमएलए, एक आम आदमी की एजुकेशन, हेल्थ, लॉ जैसे डिसीजन लेते हैं। विधानसभा में लोगों के व्यू, लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है वो एमएलए प्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह से एमएलए जो है वो डायरेक्टली मतलब लोगों को प्रेजेंट करते हैं। तो एक एमएलए उस हिसाब से किस तरह के होने चाहिए? देखिए, जो एमएलए जो बनते हैं, जो चुनकर आते हैं, उन सबका ध्येय तो आम जनता का कल्याण करना होता है, और सोसाइटी में जो कमियां हैं और सरकार की जो कमियां हैं उसको विपक्ष के लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, और पक्ष के लोगों को उसको आलोचना में ना लेते हुए उसको भी सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर ठीक बात बोल रहा है तो उसको मानना चाहिए। और जब कानून जब बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सी इंटरनल कमियां हैं, वो उसको मैं बताने लगूं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम भी पार्ट एंड पार्सल हैं विधानसभा के। लेकिन जो विधानसभा में होना चाहिए और जो हम वहाँ बोलते हैं वो धरातल पर बहुत कम उतरता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी पीछे हमने हेल्थ के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत लड़ी, उसके ऊपर हम पूर्व सरकार को बहुत घेरते रहे, लेकिन अभी हमने काफी काम करना था, लेकिन आपदा आने की वजह से हमारा काफी जो एक फोकस जो है वो सरकार का ये हो गया कि हमने पहले लोगों को मदद करनी है, जिनके घर टूट गए, जिनको घर नहीं रहा, या जिनके रास्ते टूट गए, जिनकी पशुशालाएं टूट गई, वो सारा फोकस सरकार का उस तरफ चला गया। तो मैक्सिमम बजट भी हमारा उस तरफ चला गया। तो हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब हम करेंगे। अब जैसे अब ये आपदा से निपट कर आने वाला जो समय है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय विजनरी आदमी, और हमारे मिनिस्टर जो है सारे विजनरी है जी। यंग लोग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को कुछ नया दें, और अपने जो हमारा प्रदेश जो है आर्थिक कंगाली में जो है इसको उससे बाहर कैसे निकालें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो समय लगेगा, लेकिन आने वाला समय जो है अच्छा होगा, ताकि आने वाली जो हमारी जमात है, जब आगे अच्छे लोग आएंगे हमारे जाने के बाद, तो उनको ऐसा लगे कि नहीं, हमारे जो जैसे पूर्व थे वो अच्छा करके गए हैं। अच्छा, आपको मान लो एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ऐसा क्या बदलाव है जो आप करना चाहोगे? देखिए, वो तो फिल्मी स्टाइल में तो कुछ भी कर दो, है ना? राइट। है ना? पर कुछ तो लेकिन आपको केवल लगता है एक कि दिन में तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मैं आउटसोर्स के बहुत खिलाफ हूँ। जो एक पूरे देश में जो सिस्टम चला है आउटसोर्स से, मैं उससे एक तो क्या हो रहा है, एक तो जो आउटसोर्स पे जो कर्मचारी है उनका भविष्य कोई नहीं है, और उनका फ्यूचर कोई नहीं है, और साथ में वो असुरक्षा की भावना से जी रहा है। और फिर सरकार के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि अब इनको क्या करें। वो आके प्रोटेस्ट करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं कि हमें रेगुलर करो, हमारे लिए पॉलिसी बनाओ। लेकिन जो आउटसोर्स जो पॉलिसी है उसमें तो हमारा कर्मचारी नहीं है, वो काम वो सरकार का कर रहा है, लेकिन कर्मचारी हमारा नहीं है, कंपनी का कर्मचारी है। तो उस वजह से जो उनका शोषण बहुत हो रहा है। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ व्यक्तिगत तौर पर, कि आउटसोर्स के ऊपर सरकारी कार्यालयों में कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स आज के टाइम में कितनी हेल्दी है? देखिए, पॉलिटिक्स आज के समय में आप हेल्दी की जहां तक बात करें, हेल्दी वाली बात तो कोई रह नहीं गई है। अब तो औपचारिकता है, जिसका जैसे दाव चलता है वैसे खेलते हैं लोग। और जो पूरे देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक उठापटक हो रही है, भ्रष्टाचारी जो है शिष्टाचारी बन जा रहे हैं, जो शिष्टाचारी हो भ्रष्टाचारी बन जा रहे हैं। तो आज जो एक राजनीति की बात करूं, वो कोई आज इतनी अच्छी नहीं रह गई है। अब तो बदले की भावना से काम किया जाता है। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो युवाओं को हमेशा एक ही संदेश देता हूं कि अपने को पहले तो अनुशासित बनाएं और कमिटेड बनाएं, और एम के प्रति आप गंभीर बने, और किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। जैसे आजकल हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और नशे की तरफ ज्यादा भाग जा रहे हैं। वो क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती, या कहीं प्लेसमेंट नहीं होती, या घर से ऐसा माहौल नहीं मिलता, तो नशे की तरफ भाग जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए उनको अपनी आत्मविश्वास को कभी खोना नहीं है। और ईश्वर ने आपको मानव का रूप दिया है, तो कुछ करने के लिए दिया है। आपने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, और ये नहीं सोचना है कि आपकी कोई मदद करेगा। कभी भी दूसरे के सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जो कुछ भी मिलना है आपकी मेहनत से और आपको स्वयं से मिलेगा। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने कदमों को डामाडोल नहीं होने देना है। उस वक्त आपकी वो परीक्षा की समय घड़ी होती है, और उसमें आपको और मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे इस पॉडकास्ट में। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा पॉडकास्ट होगा। कैसा लगा आपको ये मेरा शो पॉडकास्ट? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। होने चाहिए और शो ऐसे। होने चाहिए, और क्या। ठीक है सर, थैंक यू। हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। आप लोग विचरण करते हैं, जगह जगह जाते हैं, आपके पास हमसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग मिलकर अपनी बात रखते हैं। जी। तो हमारे साथ तो लोग आएंगे, अपना काम लेके आएंगे, मेरा रास्ता बना दो, मेरा डंगा लगा दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो, पानी का कनेक्शन लगा लो। लेकिन जो एक वैचारिक बातें हैं जी, वो बहुत कम लोग बताते हैं। आपके साथ बात करते हुए मुझे एक क्वेट है राजा राम मोहन राय जी का, वो दिमाग में बार बार घूमता रहा, क्योंकि इतनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन थी ये, और ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पापा की भी याद है, उनके साथ मैं केवल गप्पे मारती हूँ, या भाई के साथ, तो वैसे लग रहा था बिल्कुल, मतलब हेल्दी वाली घर वाली कॉन्वर्सेशन। तो राजा राम मोहन राय जी बोलते हैं कि एक बच्चा भी यदि सही बात बोलता है उसे एक्सेप्ट कर लो, और एक ब्रह्मा खुद उतर के आके गलत बात बोलते हैं तो एक तिनकी
की तरह उसको उड़ा दो। तो जब मैं आपसे बात कर रही थी, जिस तरह से आपने कॉर्पोरेशन से मेरी बातों को माना, तो ये क्विट मुझे याद आया। तो थैंक यू सर। मैं होप करूंगी कि फिर से आप एमएलए बने, फिर से मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं, या एमएलए से ऊपर की आपको पोस्ट मिले कुछ भी, या आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूं, हेल्दी पॉडकास्ट करूं, और आई होप आप अच्छा काम करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।